सबको नजर आ रहा है कि मेजॉरिटी किसके पास है और उसके बावजूद अगर वो हार जाए तो इससे हमारी जमहूरियत को नुकसान नहीं होगा। ये मौलाना के बारे में जिस तरह से तूफान बदतमीजी मचाए जाते हैं, कभी उस पर बात की जाती है, और जिस तरह उनके बारे में गुफ्तगू की जाती है जैसे आम गली के लौंडे के बारे में बात की जाती है। शहजादा आलम के बारे में कोई बात ना करे। शहजादा आलम जो जिहाद पर निकला है इस कमजोर हुकूमत के खिलाफ, जो पार्टी अक्सरियत में उसको नहीं होना चाहिए। केड़ा आवाम उल्टी सीधी स्क्रिप्ट आपको कौन देता है भाई? मुझे उसका नाम नंबर तो बताओ कि मैं उसको बताऊं कि आपको इन्फॉर्मेशन तो सही दे। आवाम बस जूते खाने वाली एक मखलूक का नाम है एंड दैट्स ऑल। असल माल पानी यही सब लोग कर रहे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। पहले वाले लोटे हलाल थे, ये वाले लोटे हराम हैं। नूरुल आरफीन या नज़ीर लगारी साहब में क्या मसला है? नहीं ओ भाई, सर आधे पाकिस्तान को फांसी दे दूंगा, क्या हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं यहाँ से घर के बजाय सीधे इस्लामाबाद जाता हूँ। बोलो, आधा पाकिस्तान उजाड़ दूंगा और बाकी आधा अगर मक्का मदीना ना बन जाए तो मेरा नाम चेंज कर देना। बोलो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कल पंजाब में होने वाले बड़े मार्के की, चेयरमैन नैब के ओहदे पर एक मुतनाज़ा तैनाती की, और मईशत के लिए बजती खतरे की घंटी का भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र हो जाए मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हज से वापस आते ही वो मौलाना कम और मौला जट ज्यादा नजर आए जिनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इमरान खान पर वो तो पहले दिन से बरहम है, लेकिन अपनी हुकूमत से भी बहुत नाराज हैं। इन्हें गुस्सा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर। कहते हैं शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इन्होंने हकीम का खिताब दिया और कहा कि हकीम राना सनाउल्लाह को जगाओ, बहुत केस हैं, एक एक केस में इमरान खान को गिरफ्तार करे। यही नहीं, इन्होंने पीटीआई को धमकी ये दी कि जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि पीटीआई वालों का पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान को कौन समझाए कि जोर जोर से बोलने से मन की सब मुरादें नहीं मिलती। ये फैसला आवाम करते हैं कि इक़्तिदार के काबिल कौन है और कौन नहीं। अगर मौलाना इतने ही इंसाफ पसंद हैं तो फिर इन्हें चेयरमैन नैब की तैनाती पर भी सवाल उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए कि इन्होंने नैब के मुल्जिम को नैब का चेयरमैन कैसे लगा दिया, जिसकी ज़ात पर 1952 मिलियन रुपए की करप्शन का इल्जाम हो। वो दूसरों का एहतिसाब कैसे करेगा? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आफ्ताब सुल्तान से ज्यादा मोतबर कोई नहीं। जी जनाब, जो करप्शन केस में नवाज शरीफ का शरीक मुल्जिम हो, इससे ज्यादा मोतबर कौन हो सकता है? और एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्जिम वो है जिसे पीडीएम जमाते पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही हैं। हालांकि फैसला पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने सुना दिया है। ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक फैसला है, लेकिन नून लीग मानने को तैयार नहीं। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने सीटें भी ज्यादा जीती हैं और इसके वोट भी बढ़े हैं। सवाल यह है कि इतनी खुशगुमानी के बाद फिर परेशानी क्या है? क्यों अक्सरियत का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है? क्यों इलेक्शन से भाग रही है हुकूमत? दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फैसले भी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात पर मोहरे तस्दीक लगा रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा और PP7 में रीकाउंटिंग की दरखास्त मुस्तरद करने के पीछे क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले पंजाब में कल होने वाले बड़े मार्के पर नजर डालते हैं कि यह मैदान किसके नाम रहेगा। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं। लगारी साहब, आपको लगता है कोई अपसेट हो सकता है? मेजॉरिटी इमरान खान साहब और काफली के पास है, लेकिन फिर भी हमारी सियासत में कुछ भी हो जाता है, लेकिन इसके असरात सियासत पर फिर क्या होंगे? कि नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि मेजॉरिटी किसके पास है और उसके बावजूद अगर वो हार जाए तो इससे हमारी जमहूरियत को नुकसान नहीं होगा? असल में आपका इंट्रो इतना तवील होता है और इतने उसके अंदर नुकात होते हैं कि हर नुक्ते पर बात करने को दिल करता है। आपके इस सवाल की तरफ तो मैं आता हूँ। जी, ये मौलाना के बारे में जिस तरह से कुछ तूफ़ान बदतमीज़ी, मैं पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाए जाते हैं, कभी उस पर बात की जाती है? कभी मौलाना साहब के बारे में जिस तरह से ज़ुबान इस्तेमाल, मैं उनका ना फॉलोअर हूँ ना मैं उनका सियासी हामी हूँ। मैं मौलाना का एहतराम करता हूँ, उनके वालिद साहब का भी एहतराम करता हूँ। उनके वालिद साहब को भी मैंने देखा था, उनके वालिद साहब से भी मिला था, और मौलाना साहब से भी हमारा एक एहतराम का ताल्लुक़ है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम मीडिया जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनका एहतराम का ताल्लुक़ है उनके साथ। और जिस तरह उनके बारे में गुफ्तगू की जाती है जैसे आम गली के लौंडे के बारे में बात की जाती है, जिस तरह से ये शहजादे जिसको चाहें जिस तरह कहना शुरू कर दें, जिस तरह ज़ुबान दराजी करें वो करें। मौलाना के बारे में जो भी बात कीजिए वो सब ठीक है, और शहजादा आलम के बारे में कोई बात ना करें। शहजादा आलम जो जिहाद पर निकला है
और किसके खिलाफ जिहाद पर निकला ये हमें आज तक पता नहीं चला है। किसके खिलाफ? इस कमज़ोर हुकूमत के खिलाफ, इस इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ जिसका आज है कल नहीं है, या अमेरिका के खिलाफ? इनकी औकात है कि अमेरिका के खिलाफ ये जाकर कोई मैदान लड़ें, कोई जंग लड़ें? और जिस तरह से माहौल बनाया जाता है, मैं समझता हूँ कि हमें तमाम तर अखलाकियात को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बहरहाल तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद एक जय्यद आलिम दीन है भाई वो, ठीक। और एक दीन के अंदर उनका एक बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, हम उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। और अब तक उनके खिलाफ कोई एक चीज़ साबित नहीं हुई है। प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडे की मशीनरी ये सब कुछ करती रहती है। सही कि जनाब चोर 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 चोर, डाकू 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 डाकू। भाई वो कितने मुकदमात पिछले 30 साल के दौरान, लगभग 30 मुकदमात तो किसी में सजा नहीं। उनको एक तरफ कहा जाता है जी वो डीजल के परमिट का, चलें आप फरमाने का उसका कोई सबूत नहीं, लेकिन यहूदी एजेंट होने का इमरान खान का भी तो सबूत नहीं है। तो मौलाना साहब तो कहीं इसके अलावा कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते। नहीं, मैं इस पर अर्ज नहीं करता, मैं इन पर बात ही नहीं करना चाहता। इन मसाइल पर मेरा मुंह खुला तो बहुत कुछ खुलेगा। मैं नहीं बात करना चाहता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। बाकी आप मुझे अगर ये इंगेख देते हैं, अगर मुझे आप इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो मैं इस पर भी बात करता हूँ। नहीं ना करें आप। जहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहूदी खानदान है भाई, जहाँ उनके 3 बच्चे हैं, 2 को वो तस्लीम करते थे, 1 को तस्लीम नहीं करते थे, वो भी उन्हीं क्या पढ़ रही है बच्ची भी। अच्छा चले लगारी साहब, जिसके जायज नाजायज होने के बारे में वहीं कोर्ट ने फैसला किया। लगारी साहब मौजू पर आ जाते हैं, मेरा ख्याल है काफी हो गया। मुझे ये बताइए कि पंजाब में आप क्या देख रहे हैं कल? मैं ये कहता हूँ कि वाज़ेह अक्सरियत थी सेनेट के अंदर, जो हमारे हासिल बिजन जो इलेक्शन लड़ रहे थे जब, और उसमें वो हार गए थे, और अक़लियती उम्मीदवार जनाब संजरानी साहब जीत गए थे। जी। एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। यूसुफ गिलानी भी हारे और वो भी हारे थे। मगर वो तो आज इकट्ठे हैं ना। जरदारी साहब कहते थे मैंने गिराई हुकूमत, हमने सारा किया। आज तो जरदारी साहब वहाँ हैं, वो भी बता दें किस तरह उन्होंने किया था। आज वही फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, इसलिए वो जहाँ जरदारी साहब जाएंगे वहाँ इसी तरह मेजॉरिटी माइनॉरिटी में उन्होंने जो भी फार्मूला आजमाया, उन्होंने जो भी फार्मूला किया, सियासत के अंदर यही फार्मूले हैं। पाकिस्तान के अंदर मॉरलिटी भी यही है, अखलाकियात भी यही है, इथिक्स भी यहाँ यही हैं। ये कौन से थे जब जहाज उड़ रहे थे इनके लिए, आदमी उठाने के लिए, और जगह जगह MPs उठाए जा रहे थे और जाकर वहाँ बैयत कराई जा रही थी बनीगाला में, वो कौन सा तरीक़ाकार था? मैं बताता हूँ, नंबर पूरी की पूरी लिस्ट देता हूँ जिन पर मैं ये कहता हूँ कि अगर जीत के लगारी साहब हमें इत्तलात मिल रही है कि 5-6 अरकान, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 5-6 अरकान मुल्क से बाहर चले गए हैं, किसी ने बांध कर टंगो टोली करके नहीं भेजा है। और अगर कोई 10-12 अरकान और भी आपके उनके गायब हो जाते हैं, तो हम कोई उनके मैंने नहीं डाकर उठाए हैं। हम यहाँ तजिया करने के लिए बैठे हैं, अपनी इतलात शेयर करने के लिए बैठे हैं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 1 दर्जन से ज्यादा अरकान जो है वो नहीं वोट करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर नहीं करना चाहते तो हम क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही। अब ये नूर आरफीन, ये एक अजीब बात नहीं है? फिर हमारे यहाँ क्या होगा अगर कोई शख्स किसी तरह भी कोई पार्टी जीत कर आ जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 15-20 बंदे तो जा सकते हैं मुल्क से बाहर, तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। देखना ही होगा टिकट कौन कटवा सकता है और किस तरह बाहर भेज सकता है, फिर तो असल कहानी वहां पर बनेगी। अच्छा, ये इसमें सवाल कहाँ है? मैं किस चीज़ का जवाब दूं? आप मुझसे अगर सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं आपसे कहूँगा हाँ बिल्कुल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मैं तो आपसे फिर वही अपना वाला गाना गाऊंगा। अब आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। नहीं, तो फिर आप मुझसे सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं वो बताइए। जिसको आवाम ने वोट दिया उसको क्या हक नहीं होना चाहिए? जो पार्टी अक्सरियत में उसको नहीं होना चाहिए हक? केड़ा आवाम? सिंध में पीपल्स पार्टी को आवाम वोट नहीं डालती। जिनको बस का नंबर पढ़ने की तमीज नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के वो जाहिल वडेरों को जाकर के वोट डालेंगे। कोई खुदा का खौफ करो यार। नून लीग के लोगों को वहां जाकर के वो अभी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, वो उनको वोट डालते हैं। ये MQM के लोगों को कराची में वोट डाला जाता था। जो MQM करती थी आजकल वही पीपल्स पार्टी भी कर रही है। आप घर से निकलते हैं, आपका वोट कास्ट हो चुका होता है। कहां हो? कौन सा अवाम? अवाम को तो आपने आटा चक्की की लाइन में लगाया हुआ है, ATM की लाइन में लगाया हुआ है। अवाम तो बस ढूंढने के चक्कर में लगी हुई है। किसने आपसे कहा? ये उल्टी सीधी स्क्रिप्ट आपको कौन देता है भाई? मुझे उसका नाम नंबर तो बताओ कि मैं उसको बताऊं कि आपको इंफॉर्मेशन तो सही दे। कराची में, पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में अवाम का कोई कैरेक्टर नहीं है। अवाम बस जूते खाने वाली एक मखलूक का नाम है, एंड दैट्स ऑल। असल माल पानी यही सब लोग कर रहे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं।
और अभी लगारी साहब जब बात कर रहे थे तो आपने कितनी खूबसूरती से एक जुमला उछक लिया, आपने कहा कि पाकिस्तान में आईन में उसकी इजाजत है इंडिपेंडेंट। यार मतलब कोई खुदा का खौफ होता है भाई, आपने भी शहरियार अफरीदी की तरह अल्लाह को जान देनी है इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो यही है, इमरान खान को माइनस कर दो, पीटीआई के सारे लोग घर चले जाएंगे, पीपल्स पार्टी में से आसिफ अली जरदारी बिलावल को निकाल दो, बाकी सारे लोग बेकार हो जाएंगे। किसकी चमचागिरी करेंगे? नून लीग में शरीफों को निकाल दो, बाकी सारे वेले, फिर क्या करना है उन्होंने? तो भाई ये सब कुछ जो हो रहा है, और ये पाकिस्तान में तारीख है, आप इसको इतनी आसानी से सरफे नजर नहीं कर सकते। पहले जो हो रहा था वो हलाल तोड़म ताड़ी थी, और अब जो हो रही है वो हराम है। पहले वाले लोटे हलाल थे, ये वाले लोटे हराम है। और भाई नहीं ना यार, ऐसा नहीं है, उस वक्त भी गलत था। शबनम, अदाकारा शबनम का मुबैना गैंग रेप करने वाला आदमी इमरान खान के बराबर में खड़ा कर दिया पट्टा पहना के पीटीआई का। वो तो बाद में जब शोर मचाया गया कि लोगों ने कहा कि भाई ये तो रेपिस्ट है, तब जाकर के जान छूटी, वरना आज वो भी वजीर होता। फिर चले अगली खबर, पूरी देखनी है ना हमने। बात करते हैं लगारी साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब चेयरमैन नैब। अब एक तरफ कहा जाता है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपना वक्त गुजारा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के मंजूर नज़र थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर इल्ज़ाम उन पर भी लगा था नैब में। ये अजीब बात नहीं होगी कि एक शख्स नैब का मुलजिम रहा है और उसके बाद वही चेयरमैन नैब लग जाए, और फिर नवाज शरीफ साहब के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ होना, ये फिर मुतनाज़ा हो जाएगी ये तैनाती। नज़ीर लगारी के सामने बात करते हुए कम से कम हक़ाइक़ को ज़रूर रखा करें सामने जी। ये जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, ये पीटीआई के एक एमएनए के बिरादर निस्बती हैं, इनकी हमशीरा उनकी ज़ौजा हैं पीटीआई के एक एमएनए के, और एक सूबाई वज़ीर जो हैं, जो जनाब इमरान खान के सूबाई वज़ीर थे और पंजाब काबीना थे, उनके ये मामू हैं। करीबी रिश्तेदारी तो पीटीआई वालों के साथ है, कराबतदारी तो पीटीआई वालों के साथ है, और वफादारी उनकी जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। मुझे इस सारी सूरत हाल का पता नहीं चल रहा है। और उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने तो नहीं इनका नाम लिया था, इनका नाम तो जरदारी साहब ने लिया है। अब पता नहीं जरदारी साहब का क्या ताल्लुक है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा। मेरा ख्याल ये है कि जरदारी साहब अगर वो पीटीआई के उन एमएनए साहब और एमपीए और उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का इरादा रखते हैं, तो मुझे नहीं मालूम। इनकी रिश्तेदारियाँ लाहौर से लेकर राजनपुर तक फैली हुई हैं। अगर आपको उसकी तफसीलात मालूम करनी है तो फिर बात करें, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात हम नहीं लगाते हैं। इनकी बहन पर, हमशीरा पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे। एक चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा था कि मैं देखना इनको गिरफ्तार कर लूँगा। इनकी सिस्टर के बारे में कहा गया था। अच्छा। वो चीफ मिनिस्टर चले गए, लेकिन वो अपनी जगह पर थी, वो भी ब्यूरोक्रेसी का एक अहम पिलर थी, इनकी हमशीरा थी जी। और ऐसी चीज़ें जो इनके हाथ में आ जाए, जो फैला दें, जिस तरह से फैला दें, वो इनकी मर्ज़ी है भाई। मेरे सामने हक़ाइक़ हैं, मेरे सामने वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको मैं देखता हूँ। लोगों की किस तरह से कराबतदारियाँ हैं, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसके मफादात की निगहबानी करेगा। ये तो फिर कमाल हो गया। ऐसी तरीके इंसाफ शोर मचा रही, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी ये खुद ही पीछे हट जाए। भाई उन्हीं का आदमी अगर लगा दिया जरदारी साहब, मैंने तो बताया है ना आपको, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया ना। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ये थोड़ी है मैं घरेलू ख़वातीन के नाम लेकर लोगों को शर्मिंदा नहीं करता हूँ। मैं सबका एहतराम करता हूँ, इनका भी एहतराम करता हूँ। जब तक इनके खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती है, मैं आपकी कोर्ट्स हैं जो भी जिस तरह के उठा रहे, फिर ये ना हो कि वो बाद में फिर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब कहते हैं कि ये जस्टिस जावेद इकबाल वाला हाल हो गया हमारा। तो अच्छा तो एक मिनट उसामा, माजरत के साथ, ये पिछले वाले चेयरमैन नैब मक्का मदीना से पैदल आए थे। जंग अखबार में उनकी तस्वीर आई थी, उनकी वो वीडियो जिसमें वो एक खातून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आपने नहीं देखी? मैं यही तो अर्ज किया है। अब मुझे नहीं, दैट्स माय पॉइंट। आप बिल्कुल वही बात, यही बात भाई नैब की सुन्नत पूरी हो रही है ना यार। अगर आप कह रहे हैं कि ये 2 नंबर आदमी है, आप कह रहे हैं अगर, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, ठीक है। चोरों को पकड़ने के लिए क्या हाजी चाहिए? आपको राव अनवार ही चाहिए ना भाई। तो आपको राव अनवार मिल रहा है, क्या बुरा है? पिछला वाला जो हाजी था उसने सिर्फ औरतों को पकड़ने की ठेका लिया हुआ था, और आपका कोई इदारा उसका हाथ आज भी नहीं रोक पा रहा। आजाद इदारा उसकी हिफाजती ढाल बन करके उसके सामने खड़ा हो गया है। नैब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उसको बुला नहीं सकते, क्यों? जिसके नाम के सामने जस्टिस लग जाता है वो रहमतुल्लाह अलैह बन जाता है। अशरा मुबशरा में है, जज से गलती नहीं होती, जज बिकाऊ नहीं होता।
मुझे बताएं, अदालतों को एक मिनट, अदालतों को नहीं खरीदा जाता भाईजान। एक मिनट भाईजान, एक मिनट भाईजान, इस वक्त बारात जोबन पे सबर, एक मिनट तो सुन लेना। आफ्ताब सुल्तान पे 1952 मिलियन करप्शन का इल्जाम मैंने अभी पढ़ा। मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता था बाखुदा। ये लगारी साहब की तरफ से सारी मालूमात जो चश्मकुशा मुझे मिली हैं, मैं तो उसके बाद जरा चौड़ा होने के चक्कर में हूं। आप मुझे एक बात बताइए, आसिफ अली जरदारी पे कितने मिलियन की करप्शन का इल्जाम था? इस मुल्क का सदर तक बना के नहीं बना, अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बना के नहीं बना, आपकी अफवाज उसके कहने पे मूव करती थी। और अगर खुदा न खास्ता कोई जंगी सूरत हाल होती तो उसका हुक्म, एक हुक्म के ऊपर किसी भी मुल्क की बॉर्डर को रौंद दिया जाता। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम इतना फालिजदा, इतना मनहूस है कि इस किस्म के लोगों के सामने आप हथियार डाल देते। आपके सिस्टम में एक ऐसे करप्ट आदमी को ऊपर जाने की इजाजत है। आप ये बताना चाह रहे हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं करो ना यार। इमरान खान साहब अमेरिका जाकर के कहते हैं पाकिस्तान पूरा चोर है, ऐसा नहीं करो ना यार। ये पूरे पाकिस्तान में सारे चोर नहीं है। मैं नहीं जानता इनको बखुदा, मुझे इनकी करप्शन या मुझे इनकी हाजी होने पे ना कोई पता है ना कोई शुबा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन ऐसे ही फवाद चौधरी के कहने पे, फवाद चौधरी से बड़ा 2 नंबर आदमी पाकिस्तान की 175 साल तारीख में कभी आया है? चले, फवाद चौधरी किसी की बुराई कर रहा है तो समझ लो कि सही कर रहा है। हाँ, अब फवाद चौधरी, फवाद चौधरी ने अभी क्या कहा है? एक मिनट फवाद चौधरी के बारे में मैं सुन नहीं सकता। फवाद चौधरी का अभी टिकर चल रहा है कि मौलाना नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं। मौलाना नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको कुछ दिहाड़ी मिलेगी। जो डॉक्टर फवाद चौधरी का इलाज कराएगा वो साला खुद पागल हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि इतना गौन केस है कि ये जिस तरह से लोग अपने कपड़े बदलते हैं, ये सियासी वफादारियां बदलता है। यार इसके कहने पर हम आफ्ताब सुल्तान के बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं पता आफ्ताब सुल्तान कौन है। कल हम इन्वेस्टिगेट करते हैं आफ्ताब सुल्तान की पूरी स्टोरी, फिर उनके बारे में उनकी खबर खोदते हैं, चलो आओ मिल करके। लेकिन फवाद चौधरी के कहने पे यार वक्फे का टाइम हो गया होगा भाई। हाँ बिल्कुल हो गया लगारी साहब, लेकिन मेरा सवाल ये बताएं कि ये ना हो, ये इसी तरह के हमें लोग मिलते रहते हैं तो जावेद इकबाल साहब वाला हाल तो नहीं होगा आफ्ताब सुल्तान का? क्योंकि वही तैनाती, यानी वही लोग बार बार वही लोग लगा रहे हैं। इस दफा भी इमरान खान ने जावेद इकबाल को लगाया था, इन्होंने ही लगाया था, और अब फिर यही लोग लगा रहे हैं नया चेयरमैन नैब। सर ये छान फटक कौन करते हैं? उनसे जरा पूछा है जो छान फटक करते हैं, जिन्हें आते ही वज़ीर आज़म से ये लिखवा लिया है कि कोई भी तकर्री, कोई भी तबादला जो है वो हमसे क्लियरेंस लिए बगैर नहीं किया जाएगा। पूछ लें ज़रा उनसे, उनकी तरफ रुख करके कहें तो सही जनाब आपने क्लियर कर दिया। एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म से कौन लिखवा सकता है सर? वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव को भी जो अगर पोस्टिंग ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह करना है तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अप्रूवल लेनी है, कहीं ना कहीं से वहाँ से क्लियरेंस लेनी है। और मेरे ऊपर 50 इल्ज़ामात हों और अब बगैर क्लियरेंस के मुझे बिठा देंगे, तो ये नहीं हो सकता है। बहरहाल मैं जावेद इकबाल साहब के बारे में जो कुछ हमें मालूम हुआ, कोई भी औरत इस तरह से अपने आप को बेआबरू नहीं करती है, नहीं किया है उस खातून ने। मैं एहतराम करता हूँ उस खातून का जो तैयबा गुल ने कहा है, खून खौल उठता है जो बातें उसने की हैं, जिस तरह से बिहेव किया गया उसके साथ। मैं नहीं कहता हूँ कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो है इन्होंने कोई आब जमजम पिया हुआ है या हौज़ कौसर से होकर आए हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। लेकिन ये जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं उनको तो देखे ना यार। सब मेरी गुजारिश है कि हमें अगर मेरी हयात में क्यों मिलते हैं, हमें आफ्ताब सुल्तान ही क्यों मिलते हैं जिनके ऊपर फिर एलिगेशंस होती हैं? पाकिस्तान 22 करोड़ में कोई ऐसा एलिगेशन आप किसी को बनाए, आप नाम बताएं, आप उसामा आप नाम बताएं, उसामा आप नाम बताएं, हम उनके बारे में अभी प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। चलिए, मैं इस वक्त से अपने आप को पीटीआई का प्रोपेगेटर एंकर समझता हूं। आप नाम बताएं, मैं उसके हक में पूरा केस बता देता हूं। अच्छा। आफ्ताब सुल्तान नहीं, इफ नॉट आफ्ताब सुल्तान, नूरुल आरफीन या नज़ीर लगारी साहब में क्या मसला है? नहीं वो भाई मैं नूरुल आरफीन, सर नूरुल आरफीन आधे पाकिस्तान को फांसी दे दूंगा, क्या हो गया? आपने मुल्क की आबादी कम करनी है या करप्शन केसेस पकड़ने हैं? और अगर आप चाह रहे हैं तो खुदा की कसम मैं हाजिर हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं यहां से घर के बजाय सीधे इस्लामाबाद जाता हूं। बोलो, आधा पाकिस्तान उजाड़ दूंगा और बाकी आधा अगर मक्का मदीना ना बन जाए तो मेरा नाम चेंज कर देना। बोलो, और याद रखना मैं शहबाज शरीफ नहीं हूं, मैं 2 नंबर ये नहीं करता, मेरी कोई फाइल कहीं नहीं फंसी हुई है, मैं हर जगह से ओके हूं, टनाटन ओके। नहीं, आप नहीं लग सकते, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे। जो बातें आप कर रहे हैं आपको कोई नहीं लगाएगा। कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इस तरह की बातें ना करे, जो कहा जाए वो फिर इस तरह के लोग ढूंढते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मईशत की।
नहीं समझ रही जनाब। जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, जितने मर्जी बयान दे दें वज़ीर ख़जाना, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। मौजूदा मखलूत हुकूमत जो तकरीबन कुछ लगभग 16 जमातों पर मुश्तमिल है, उनके वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं मईशत बिल्कुल ठीक जा रही है, कोई मसला नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। अलबत्ता ख़ुद कहते हैं कि जी डॉलर में जो आप उतार देख रहे हैं कि रुपए में उतार देख रहे हैं और डॉलर में चढ़ाव देख रहे हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डॉलर जहां मर्जी जाता जाए, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे लफ्ज़ों में यानी महंगाई बढ़ती चली जाएगी और उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मगर चंद मैं आपके सामने हक़ाइक़ रख रहा हूँ। 11 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाई जाए, के इलेक्ट्रिक ने यह दरख्वास्त दे दी है और 11 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट, एक यूनिट 11 रुपये 39 पैसे बढ़ने के लिए। इसके साथ जनाब फार्मा इंडस्ट्री, अद्वियात बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं 40% इजाफा किया जाए अद्वियात की कीमतों में। और इसके साथ ये भी शामिल है कि जी 60 अहम अद्वियात की किल्लत हो चुकी है मार्केट में, जो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। और कहा ही जा रहा है कि जी अब ये बनाएंगे तो हमें खसारा होगा, लिहाजा दवाइयाँ बनानी छोड़ दी हैं। महंगाई 12 से बढ़कर 21% हो गई है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, एशियाई तरक्याती बैंक की, पाकिस्तान में। और हम श्रीलंका के पीछे हैं, जहां 14 से बढ़कर 45 हो गई और पाकिस्तान 12 से बढ़कर 21, तो आज में तकरीबन पहुंच गए हैं। लगारी साहब, आपका भी ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि डॉलर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये जिस तरह है उसी तरह है, बाकी सब ठीक जा रहा है? ज़ाहिर है वो बता रहे हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, तो यही सूरत हाल होगी। लेकिन मैं आजकल इकनॉमिक हिटमैन पढ़ रहा हूँ, उससे मुझे खुल रहा है कि दुनिया किस तरह बड़े बहरान का शिकार है और किस तरह से आपके लीडर जो हैं वो उनका नैरेटिव अपने तौर पर बयान कर रहे होते हैं और उनके आदमी उनके ख़िलाफ़ मुखालिफ बनकर खुद उनका काम कैसे कर रहे होते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें जो है उस किताब से पता चलती हैं। हमारा एक अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम कर्ज़ों के इतने गर्दाब में फंस गए हैं कि हम अगर 100 रुपया कर्ज़ा लेते हैं तो 3 रुपये हमारे ऊपर आकर बाकी खर्च होते हैं। बाकी पैसे या तो कर्ज़ों में वापस चले जाते हैं या गैर ज़रूरी मदद में चले जाते हैं, उनका कोई खर्च नहीं होता, हमारे ऊपर नहीं लगते हैं। हम सिर्फ मकरूज़ हो जाते हैं और वो कर्ज़े हमें अदा करने हैं। ये इसकी कोई तखसीस नहीं है कि ये किसके दौर में हुआ और कब से हुआ और कैसे हुआ। ये हमेशा से ऐसी ही है, ये विशेष सर्कल है। वो जिसको चाहते हैं उसको नवाज देते हैं और उसकी हुकूमत को अच्छा चलने जाते हैं। आलमी इदारे, आप नहीं, आपकी कोई वो नहीं है, ना आपकी इंस्टीट्यूशनल जो कैपेसिटी है वो ऐसी है कि उनको रोक सके। ये आलमी बैंक तय करेगा, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक तय करेगा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तय करेगा कि आपको आगे कैसे चलना है, ये वो इदारे तय करेंगे। और इस वक्त आप फंस चुके हैं और बुरे तरीके से फंस चुके हैं। 6 वज़ीर ख़जाना बदले जनाब इमरान खान साहब ने और फिर भी वो डॉलर को नहीं रोक सके और उनने असद उमर साहब को बनाकर फिर 4 महीने भी नहीं, उनको फिर कहा कि आप चले जाओ भाई, फिर एक और ले आए, फिर और ले आए और आखिर में शौकत तरीन साहब को ले आए। अब जो वो अपनी बुकरातियाँ झाड़ते हैं रोज़ाना आकर, वो मुझे समझ में नहीं आती है, इसलिए कि भाई ये सारे पेरोल पर है ना यार, मर पर मुकदमा करें, ये उनके लोग हैं भाई, आलमी इदारों के लोग हैं, आलमी मालियाती इदारों के लोग हैं। मुझे रजा बाकिर थे, उनके लोग थे। मिफ्ता इस्माइल तो सर, मिफ्ता इस्माइल उन्हीं के हैं भाई, उन्हीं के हैं भाई, उन्हीं के हैं। मैं मैंने मान लिया नहीं है हमारे, ये उन्हीं के मफादात को देखेंगे, आलमी मालियाती इदारों के मफादात को देखेंगे, हमारे मफाद को नहीं देखेंगे। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के वो देखेंगे, ये दुनिया के उन लोगों की तरफ देखेंगे या अपने मुल्क के उन 1% लोगों की तरफ देखेंगे जिनके घर, जिनके बैंक, जिनके पास असासों के अंबार होंगे, चाहे वो शौकत तरीन हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, वो हमारे लोगों की तरफ और इस मुल्क के आम आदमी की तरफ। ऐसे ही शख्स को सर सारी पाकिस्तान की सारी लीडरशिप, तो ये इमरान खान को माइनस कर दें आप, वो माइनस हो चुके, बाकी सब ने इनको सेलेक्ट किया है, जो इलेक्ट हुए हैं उन्होंने इनको सेलेक्ट किया है। अब इससे बेहतर वो कहते हैं दिमाग तो है ही नहीं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब का बयान नहीं, जी, उनके लिए वही बेहतरीन थे। अच्छा। हफीज शेख बेहतरीन थे, उनके लिए शौकत तरीन बेहतरीन थे, लेकिन हमारी मईशत का बेड़ा इन्होंने गर्क किया है हमेशा। महबूब उल हक ने कोरिया को बना दिया, मलेशिया को बना दिया, दुनिया के कई ममालिक को टाइगर बना दिया, अपने मुल्क को ना बना सके।
भाई ये तय करना होता है, उनका काम है। भाई एक छोटा सा कराची के मजमूई रकबे से भी आधे से भी कम रकबा है ताइवान का, उसका अमेरिका इतना बड़ा मकरूज है जिसकी कोई हद ही नहीं है। उसकी मैशत जो है इंडिया की मैशत के बराबर है और दुनिया की ताकत और मैशत है, हम उसके घास के बराबर भी नहीं है। तो वो जिसको चाहते हैं सिंगापुर को टैगर बना देते हैं। वो चीन का मुकाबला करने के लिए समुद्र के नीचे अपने घर बना रहे, उनकी कॉलोनियां समुद्र के नीचे बनती हैं। अच्छा, अब एक और चीज सामने आ रही है आरफीन के जी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसको डिनाई भी नहीं किया जा रहा कि IMF कह रहा है कि $4 अरब पहले सऊदी अरब दे। सऊदी अरब कहता है कि जनाब IMF पहले पहल करे, और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी फ्रेंडली कंट्री से हमें जल्द आ जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी अगस्त के आखिर तक आने IMF से, तब तक हमें मजीद कोई शराइत नहीं माननी बकौल एहसन इकबाल साहब के। लेकिन ₹11.39 फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कराची के लिए बढ़नी है। अद्वियात का अपने को बता दिया 40% बढ़नी है। महंगाई पहले ही 21% हो चुकी है, 21% महंगाई हो चुकी है, अभी मजीद होनी है महंगाई। किस तरह से लोग गुजारा करेंगे? ये लोगों का टेंशन आप ना लिया करें यार। मैं आपसे कल भी मैंने कहा था, उससे पहले भी मैंने कहा था, हम कोई काउंसलर थोड़ी हैं लोगों के। लोग मज़े करें, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, निकले घरों से। मैं कोई काउंसलर हूँ उनके चक्कर में मैं अपनी बारात लुटा दूँ? नहीं भाई, मेरा तो सही चल रहा है ना। हाँ, आप मुझसे ये सवाल करें कि इसके ऊपर क्या किया जाए, तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई लोगों को अपनी बेइज्जती तर्क करके वो सड़क पे आना चाहिए। उनको नज़र आ रहा है ना कि मिफ्ता इस्माइल किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि कराची इलेक्ट्रिक को मजीद नवाजने के लिए 11-12 रुपए फ़ी यूनिट बढ़ाए जाने वाले हैं। मेरे घर का बिजली का बिल 34,000 रुपए का आया है। असातिज़ा के साथ क्या हुआ है? उस आंसू गैस की शेलिंग होती है, लोग उठाए जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कितने? एक मिनट, आप आ गए, एक मिनट रुक जाएं। ना, एक मिनट ना, पहले मैं बता देता हूँ कितने लोग उठाएंगे भाई, कितने लोग उठाएंगे? 1, 2, 1000, 1 लाख, 1 करोड़। कराची की आबादी 3 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। आप ये अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए 50 नाटक करते रहे कि फलां उठा लेगा, फलां पूछ लेगा, ढिका पूछ लेगा, नहीं तो फिर घर में बैठ के जूते खाते रहो आराम से। भाई जब पब्लिक ने तय कर लिया, देखा था श्रीलंका में किस तरह से सदारती महल में तूफान बरपा था। ये सारी सिक्योरिटी, सारी हेकड़ी, सारी फुर्ती सब निकल जाती है जब आपका टाइम खराब होता है। ये लोगों ने तय करना है कि उन्होंने चुप करके अपने घर पे बैठ के जूते खाने, या उन्होंने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन लोगों को जूते मार के सीधा करना है। जिस दिन लोग ये फैसला कर लेंगे, उस दिन यही सारी पार्टियां ये बिल्कुल नाक की सीध में सिराते मुस्तकीम पर अपने एजेंडे को तय करेंगी, अपने लोगों से कहेंगी कि अबे भाई अगर जूते खाने से बचना है तो इन लोगों का मुंह बंद कराओ। 2 पैसे का MNA, दोबारा कहता हूं, 2 पैसे के MNA से ज्यादा की वक़्त नहीं होती है। MNA 2 पैसे से ज्यादा का नहीं होता। मेरे प्रोग्रामों में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके लोग ये आखिरी ऑप्शन होता था कि मेरे प्रोग्राम में आकर के बैठे। इसलिए मैं जाती तौर पे जानता हूं कि ये 2 पैसे के लोग होते हैं। इनके पास इंटेलेक्ट का फुकदान होता है, इनको एजेंडा दिया जाता है, बेशतर अंगूठा छाप है ताकि क़यादत के कहने पे जाकर के और किसी की भी जिंदगी का नारा लगा सके, किसी की भी पाइंदाबाद होने का नारा लगा सके। आपको लगता है वो आपके मसाइल को हल करेगा? जब तक उसकी गाड़ी में फ्यूल है, जब तक उसके घर में बिजली है, जब तक उसके घर में कोई मसला नहीं है, जब तक उसको सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी कभी भी इंश्योर नहीं हो सकेगी। निकलो अपने घरों से बाहर, निकलो। ये जमात इस्लामी वालों को देख करके बड़ा कराची वालों को बहादुरी के नुस्खे याद आते थे। जमात इस्लामी वालों के यूसी नाजिमों को और चेयरमैनों को जा करके गालियां देते थे उनके ऑफिसेज में। MQM के सेक्टर इंचार्जेस और यूनिट इंचार्जेस और 2-2 पैसे के टके के लोगों से क्यों इनकी फूंक सरकती थी? इसलिए कि वो रख करके बैठता था यहाँ सामने तमंचा, 2 मिनट में आपको अंदर ले आकर के उल्टा टांग करके और आपकी शनाख्त परेड हो जाती थी। इसलिए इन लोगों को भी तो आदत पड़ी है ना जूते खाने की, तो इनके चक्कर में मैं क्या करूं भाई? 11 रुपए हो या 111 रुपए, मेरा अपना फड्डा तो यह है कि मैंने 34,000 रुपए, 34,000 का एक AC चलाया है पूरे महीने में, एक AC, और वो भी सिर्फ रात के औकात में। 34,000 रुपए का बिल दिया है भाई। थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, दे देंगे। तो देखें, आपके लिए भी निकलना मुश्किल है ना आरफीन। इसी तरह वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इस्लामाबाद में अब चिड़िया पर नहीं मार सकती, मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है, अब सवाल ही पैदा नहीं होता कोई आकर दिखाए। हमेशा के लिए उन्होंने कह दिया। नहीं तो इस्लामाबाद में क्यों निकलना है मेरे जान? इस्लामाबाद में क्यों निकलना है? आप जहां रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उसी जगह निकले ना।
चक्का जाम करें ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, कराची में हीट वेव के दौरान 4000 ऑफिशियल और अनऑफिशियल 7000 से ज्यादा लोगों की लाशें उठाई गई। एक आदमी ने कर्जा लेकर के 25,000 रुपए की बजाय 1-1 लाख रुपए की खबर ली। अच्छा। किसी आदमी को इतनी हया नहीं आई कि अपने मुर्दे को लेकर के शारा फैसल आकर के बंद कर देता। अच्छा, अब इनसे अच्छे तो हजारा बरादरी वाले 2 मिनट में हुकूमतों को तिगनी का नाच नचा देते हैं। क्यों? कि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास है, उनको यह पता है कि उनके हुकूक क्या हैं, उनको यह पता है कि रियासत अगर उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती तो वो रियासतों को नाको चने चबाना जानते हैं। ठीक है। मिला ना इमरान खान जैसे आदमी ने, जो ये कह रहा था कि जिसका काम है वो देखें, सरेंडर किया ना। चले ब्रेक का वक्त हो जाएगा। मैं इस पे, जिस तरह लगारी साहब आरफीन कह रहे हैं कि लोगों को अपने हुकूक के लिए निकलना होगा, हमने श्रीलंका में देखा और कोई उस तरह तोड़फोड़ नहीं लोगों ने की जब वो सदारती महल पर गए। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के पाकिस्तान में हालात हों, लेकिन आपको भी लगता है कि जब तक इस तरह नहीं लोग निकलेंगे और ये वानों तक नहीं पहुंचेंगे तो ये सूरत हाल हम बेहतर नहीं देखेंगे? ये मईशत की ये इसी तरह ही होता रहेगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। देखें, कई चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं, बड़े पैमाने पर ख़ुदकुशियाँ करते हैं, चूँकि उनको पता होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लोग अपनी ज़िंदगी देना शुरू कर देते हैं। बच्चों को लेकर नहरों में छलांग लगाती माओं के किस्से आपने सुने होंगे, दरियाओं में छलांग लगाती माओं के किस्से सुने होंगे। ज़ाहिर बेबसी है, उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आपकी सोसाइटी में सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और रास्ता एक खोला गया है, वो है कि या तो करप्शन करो और या बेहयाई करो। ये 2 चीज़ें हैं, 2 रास्ते हैं खुले हुए हैं और उस रास्ते पर चलकर अगर आपने सरमायादारी कुछ नहीं देती है, कहबागरी देती है, भूख और अफलास देती है और कोई चीज़ नहीं देती है, वो आपको मिल रही है। चले शायद अगर आपने लड़ना है। सर ब्रेक का मुझे काफ़ी देर से कहा जा रहा है, माजरत लगारी साहब, शायद पंजाब में हुकूमत साजी से अब ध्यान हटेगा हमारे हुक्मरानों का, सभी का, तो उसके बाद शायद इन मसाइल पर कुछ तवज्जो दी जा सके। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक लगारी सब पे भारी। अब पता चला। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। लगारी साहब, आपको लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से ये सारी सूरत हाल ठीक हो जाएगी? जिस तरह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुकूमत ने की और कहा कि जी इमरान खान की वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखें, गुस्से की शिद्दत जो है वो तो कुछ भी हो सकती है। मौलाना के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह का तर्ज अमल अख्तियार किया जा रहा है, मुझे उनके इतने तवील सब्र पर जो है वो होता है, हैरत होती है जिस तरह से उन्होंने इतना तवील सब्र किया, जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो इस ज़ुबान आपको सोशल मीडिया पर आए हैं, आपको तो खैर बड़ी मोहब्बत मिलती होगी, और हमें जितनी गालियाँ पड़ती हैं, जितने हमें रुस्वा किया जाता है और जितना हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, अगर वो इल्ज़ामात आप पढ़ें ना तो फिर आप भी हमारे ऊपर केस बनाने पर लग जाएंगे कि जनाब ये ऐसे ही हैं। मौलाना पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। मेरे भाई, मुझे ये 47-48 साल हो गए हैं सहाफ़त के अंदर, और मैं कराची शहर में रहता हूँ और किराए के घर में रहता हूँ, और मैं सबसे बड़े, जो कहा जाता था कि कोई सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप होता था, उसका मैं एडिटर रहा हूँ, बरसों तक रहा हूँ, पूरे ग्रुप का एडिटर रहा हूँ, बरसों तक रहा हूँ। तो इनको तो कोई वो नहीं है, इनकी कोई अखलाकियात नहीं है, इनको अखलाकियात का दर्स ही नहीं दिया गया है। और वो कहते हैं मुझे बाजवा ने कहा है कि तुम ऐसा ना कहा करो, लेकिन मैं क्या करूँ, ये तो लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, फिर लोगों को क्या पूछते हैं। ये नहीं होता है ठीक। और मौलाना ने ठीक कहा है कि फिर तितलियां जो हैं वो तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मौलाना ने जो बात की है कि अगर जनरल कहते हैं कि जी हम न्यूट्रल हैं, तो आप उनको कहते हैं कि तुम जानवर हो। ये ज़ुबान है, ये तर्ज़ अमल है, ये गुफ्तगू है। अगर आप कहें कि फ़ौज मेरे मंशूर पर अमल कर रही है, यानी फ़ौज किसी पार्टी के मंशूर पर अमल करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है, तो ठीक है। अगर फ़ौज एक आइनी अमल, टोटल आइनी अमल, तहरीक आज़म एतमाद खालिसतन आइनी अमल था, और उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ना आती तो मेरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में सवाल होता कि उसने देखते हुए ये क्यों किया है कि जब आइन को तोड़ा जा रहा है, आइन को जो है एब्रोगेट किया जा रहा है, तो क्यों सारे इदारे खामोश हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं करता? ये सवाल तो मौलाना ने भी उठाया है। फॉरेन फंडिंग का फैसला 8 साल से लटका हुआ है, वो उनका पहले करें फिर हमारा करें। भाई वो तो आपने भी 1 साल पहले दरख्वास्त दायर की है।
उनकी इंक्वायरी में वक्त लगेगा। पहले आपकी जो इतने साल से चल रही है, 12-14 साल से, उसका तो फैसला हो जाए। वो फैसला नहीं हो रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल करता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, सिकंदर सुल्तान साहब से, कि जनाब सिकंदर सुल्तान साहब, आपका मसला क्या है? आपने कहा है कि सारी फाइंडिंग हो गई है, तो फिर फैसला क्यों नहीं करते हैं? नताज के जिम्मेदार वो तो कहते थे कि अगर हमने इनके खिलाफ फैसला किया या कोई कार्रवाई शुरू की तो हुकूमत गिर जाएगी। ये कहा था चेयरमैन ने अपने ऑन द रिकॉर्ड लोगों के सामने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ एहतसाब हुआ तो हुकूमत गिर जाएगी। फिर क्या हुआ? कहाँ BRT, कहाँ वो मालम जब्बा, कहाँ वो हेलीकॉप्टर की सैरें? उसके बाद भी हेलीकॉप्टर की सयाहत हो रही है। ये सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इनका दिल नहीं दुखता है। जब बाकियों के बात करते हैं तो सारा कुछ अपना माजी जो है वो कर देते हैं और लोगों को लोटा कहते हैं। ये 10 साल के अरसे में, 12 साल 15 साल के अरसे में, ये हमारे सामने की बात है। जिन लोगों ने 3-3 4-4 पार्टियां बदली हैं, जो नून लीग थे, काफ लीग में थे, पीपल्स पार्टी में थे, फिर इनके पास गए हैं, 4-4 पार्टियां बदल कर आए हैं। और ऐसे भी जो तर्जुमान थे, काफ लीग के तर्जुमान, नून लीग के तर्जुमान, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान, अब खान के तर्जुमान, तो इनको तो किसी को लोटा कोई नहीं कह रहा है इनको। और ये सबको लोटा कहे जा रहे हैं जो भी इनके नुक्ते नज़र से इख्तलाफ करे। मेरे ख्याल है कि मौलाना के साथ ज़्यादती हुई है। मौलाना, जब तक आप मौलाना के ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित नहीं करते हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, मैं उन्हें इनोसेंट समझता हूँ। मैं वैसे भी उनको किसी जुर्म का शरीक नहीं समझता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनको जो है उनके जब भी उनका जिक्र करें कोई ना कोई गाली ज़रूर दें। उनके वालिद मोहतरम थे, ये खुद मोहतरम है, काबिल एहतराम है हमारे लिए। ये नहीं है अगर हमने लोगों की इज्जत करना छोड़ दी। मैं तो इमरान खान साहब का भी नाम जनाब इमरान खान करके लेता हूँ, मैं एहतराम से नाम लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं नहीं कहता हूँ कि उनकी कुछ तौहीन होनी चाहिए। वो बहरहाल एक बड़े सेगमेंट के लीडर हैं भाई, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनकी भी तौहीन नहीं होनी चाहिए और उन्हें किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब अगर वहां से गलती होती है, यहाँ से भी नहीं होनी चाहिए, ताकि फिर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। कहीं फितना खान कहेंगे, कहीं इमरानी फितना कहेंगे, कहीं यहूदी एजेंट, तो फिर ये मसला आ जाता है कि डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से भी वही लैंग्वेज। यहूदी एजेंट का मसला तो फिर आप ना कहें ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एजेंट तो नहीं ना सर, वो फिर जाती जिंदगी पर तो सर वो फिर एक अजीब बात हो जाती है ना, वो तो फिर बहुत से मसाइल आ जाएंगे। खैर आरिफीन, नहीं जाती जिंदगी में फिर जाती जिंदगी गैर जाती नहीं होती है ना। जाती जिंदगी सियासतदान की तो गैर जाती जिंदगी नहीं हो सकती है ना। जाती जिंदगी उसकी सारी की सारी हमारे सामने आईने की तरह होनी चाहिए। मैंने खुद लंदन में आरिफीन नामा एक वजीर अपने एक दोस्त को लेकर 3 किलोमीटर के फासले पर पार्क में ले गया, उसको वज़ारत छोड़नी पड़ी कि तुम कैसे दोस्त को बिठाकर पार्क तक जा सकते हो, उसको वज़ारत छोड़नी पड़ी। अखलाकियात, अगर उनका ऐसा अखलाकियात है तो हमारी भी अखलाकियात होनी चाहिए। ठीक है। आरिफीन नामा, इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए हैं बल्दियाती इलेक्शंस और मौसम की खराबी की वजह से। आरिफीन क्या कहेंगे, मजबूर था इलेक्शन कमीशन? पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और इलेक्शन कमीशन की साजबाज बिलाखिर रंग ले आई है। और वो लोग जिनको कराची में 100 अफराद की लाशें गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और न जाने कौन कौन, उनको अब आवाम को बारिशों से बचाना है। इससे बड़ा लतीफ़ा इस सदी में कोई सुना सकता है? यकीनन नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़रा सा भी लिहाज नहीं किया, उसने कहा मैं तो सुनाऊँगा। कराची और हैदराबाद डिवीज़न के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त तक मुलतवी हो गए हैं। ये बता दूं कि दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स और दीगर सामान की तरसील हो चुकी थी। पुरअमन पोलिंग के लिए कराची में 42,000 एहलकारों को तलब किया जा चुका था। इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि पाक फौज की खिदमात भी हमें दरकार हैं। सूरत हाल ये है कि अभी हालिया बारिशों में ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बिलखुसूस वज़ीर आला मुराद अली शाह और इन पर्टिकुलर मुर्तज़ा वहाब की करनी ने कराची के अवाम को जो 8 आंसू रुलाए हैं, उसके बाद नविश्ता दीवार है कि पीपल्स पार्टी ने 200% डेफिनेटली यहाँ से हारना है। 200%। मुर्तज़ा वहाब दाढ़ी रख लें या शरई हुलिया बना करके सर पे अमामा अवाम करके आ जाएं, मुर्तज़ा वहाब 200% कारोबारी बात कर रहे हैं। 200% मुर्तज़ा वहाब का ट्विटर अकाउंट 100% झूठ बोलने पे लगा होता है। कराची में बारिशों से लोग अपनी ज़िंदगी हार रहे होते हैं और मुर्तज़ा वहाब का ट्विटर अकाउंट टनाटन बता रहा होता है कि शहर में सब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं।
आपको मैं बता दूं कि शहर में निकासी आब की सूरत हाल आज भी बुरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। कोई तखसीस नहीं है कि आप डिफेंस में रहते हैं कि मलीर के मुजाफाती इलाके में, आप जिस जगह हैं, आप रांदा दरगाह हैं, शारा फैसल तक ट्रैवल करना आपके लिए मुश्किल है। शारा फैसल पे आने के बाद आपको अमान मिलती है, फिर आप सोचते हैं तुम ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। और मुर्तज़ा वहाब की अगर आप सुने तो मुर्तज़ा वहाब ने क्या कुछ कहा है। कह रहे हैं कि नाज़िम जमात इस्लामी के दौर में पानी का सबसे बड़ा मसला हुआ। यानी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेमतुल्लाह खान के। तो इनसे मेरी दुश्मनी पक्की, क्योंकि नेमतुल्लाह खान को मैं वाहिद सियासतदान या शायद कुछ सियासतदानों में से एक सियासतदान बोता जिसकी मैं तकरीम करता हूं, जिसने अपने 72 साल बुढ़ापे के बावजूद मुत्तहदा की साजिशों का मुकाबला किया, जिसने पहली मरतबा रात को 1:30 बजे हालत एहराम में यहाँ नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर का दौरा करके ये बताया कि अब यहाँ काम नहीं, अब यहाँ खिदमत होगी। मुर्तज़ा वहाब कौन होते हैं? कितने बड़े सियासतदान हैं? इनकी अम्मी मरूमा का नाम इनके साथ अगर ना होता तो ये सियासत में नहीं होते। इस तरह के घुसपैठिए हमारे यहाँ बहुत हैं, जैसे सेनेटर अफनानुल्लाह, वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं, और बहुत सारे नाम हैं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। लेकिन वो आदमी जिसकी अपनी शनाख्त कुछ नहीं है, जो अगर चमचागिरी ना करे तो उसकी रोजी ना चले, वो आदमी के जिसकी अभी इस वक्त की मैं कारकर्दगी बताऊं, शादमान टाउन के नाले में गिर करके जो फैमिली जिसने अपने अपनों को खोया, वो जो मासूम बच्चा, उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। आप सुनिए उसका बाप क्या कह रहा है। सरकारी सतह पर मुझसे किसी ने राब्ते की जहमत गवारा नहीं की। वाकई में अब तक मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन हनूज दरकार। इस तरह का वाकया किसी बासर खानदान के साथ पेश आता तब हुकूमती मशीनरी हरकत में आती। मैं कराची वाला हूं इसलिए इसकी सजा दी जा रही है। और मुर्तज़ा वहाब को इतनी भी शर्म नहीं आई, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब होने से कराची की तरक्की और अमन का नया दौर शुरू होगा। मुर्तज़ा वहाब को मैं बता दूं कि आप तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जिस वक्त आपका सदर था, जिस वक्त आपका वजीर आजम था, जिस वक्त आपका वजीर आला था, वजीर आला तो आज भी है लेकिन सिर्फ नुमाइश के लिए रखा हुआ है, उस वक्त आपने कराची में लाशों के दरिया बहने दिए, अवाम के हिस्से की बोटियां मुर्तज़ा वहाब की पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तोड़ती रही। वो आदमी के जो मुनाफकत का बादशाह था उसे मफाहमत का बादशाह पोर्ट्रे किया गया। और वो आदमी नेमतुल्लाह खान के बारे में अगर हसियान बकेगा तो चलें आरफीन, वक्त खत्म हो गया। चलें, अब ये इलेक्शन अभी मुलतवी हुए हैं, तकरीबन 1 माह के लिए अगस्त के आखिर में होंगे। लोगों के पास तब भी हक है कि अपनी राय का इजहार करें, वो किसको चुनना चाहते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।